स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बांग्लादेश की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने और वहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद पहली बार भारतीय किसी उच्च अधिकारी ने बांग्लादेश की यात्रा की। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। विदेश सचिव ने इन मुलाकातों में दो टूक कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच ढाका पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वहां की सरकार से साफ कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मुद्दे को विदेश सचिव ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के सामने मजबूती से उठाया। बैठक के दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमले की खेदजनक घटनाओं का भी मुद्दा उठा। विदेश सचिव ने बांग्लादेश सरकार से कहा कि भारत सकारात्मक और रचनात्मक संबंधों की दिशा में काम करना चाहता है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को भी समान व्यवहार करना होगा। विक्रम मिस्री की ये यात्रा बांग्लादेश में बदलाव के बाद भारत का पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। विदेश सचिव ने बांग्लादेश को उन योजनाओं के बारे में बताया जो भारत बांग्लादेश में चला रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, पावर एंड वाटर एनर्जी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, काउंसलर कोऑपरेशन से लेकर कल्चरल इंगेजमेंट तक हमारा रिश्ता परस्पर लाभ का है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस रिश्ते को बरकरार नहीं रख सकते। मिस्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थानों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रही हैं। कुछ दिनों पहले एक हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत ने भी कड़ी चिंता जताई थी। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सरकार ये आश्वासन भी दे रही है कि सभी धार्मिक समुदायों को सुरक्षा दी जा रही है। बावजूद इसके बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, आज जो भारतीय विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा है, ये कितना ज़रूरी था आज के परिप्रेक्ष्य में, इस दौर में जो दौर बांग्लादेश में अब बदल गया है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो दौरा था भारत बांग्लादेश को अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए किया गया। हालांकि इसका क्या फल निकलेगा अभी कहना मुझे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो बांग्लादेश का जो अभी अंतरिम प्रशासन है, जो मोहम्मद यूनुस साहब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये एक मुखौटा टाइप है। जो असली शक्ति है वो अब कट्टरपंथी शक्तियों संगठनों के पास जा रही है, वो दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होते चले जा रहे हैं। और दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें भारत विरोधी कहा जा सकता है। जैसे अभी इन्होंने कहा जो पुराना समझौता था इंटरनेट देने का उत्तर पूर्व क्षेत्र को, उसको मना कर रहे हैं। पाकिस्तान से आयात कर रहे हैं, पाकिस्तान से आयातित सामान की जैसे पहले निगरानी होती थी वो भी नहीं हो रही है। और अल्पसंख्यकों पे हमले हो ही रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर केस पे केस फाइल किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात आज बांग्लादेश में हैं वो मेरे हिसाब से चिंताजनक है और आवश्यक था कि भारतीय विदेश सचिव जाके उनको अपनी चिंताओं से अवगत कराते, और मेरे ख्याल से वही कोशिश की जा रही है। आलोक जी, जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी चिंताओं से उनको अवगत कराया, लेकिन इस सब के बीच वहाँ से जो प्रतिक्रिया आई वो प्रतिक्रिया ये आई कि यहाँ पर तो कोई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आप संख्या के रूप में देखें तो वो शायद हो सकता है कि अल्पसंख्यकों की जो हत्याएं हैं वो शायद उतनी ना हुई हो जितनी ओवरऑल हुई। लेकिन जिस तरीके का भय का माहौल बना दिया गया है, अल्पसंख्यक शिक्षकों को कितनी बड़ी संख्या में रोजगार से अलग कर दिया गया है, जो धार्मिक
संगठन है उन पे हमले हुए हैं, मंदिरों पे हमले हुए हैं, गिरजों पे हमले हुए हैं, यहाँ तक कि शिया मस्जिदों और अहमदिया मस्जिदों पे भी हमले हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें, बौद्ध धार्मिक संस्थानों पर हमले हुए हैं, तो ये सब जो चीजें हैं उसके कारण एक भय का माहौल बन गया है। और अल्पसंख्यक, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आज भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि आज भारत बांग्लादेश के अंदर कोई कानून व्यवस्था रही नहीं है। अपने अपॉइंटेड जजेस हैं, अंतरिम सरकार ने अपने जजों को नियुक्त कर लिया है जो कुछ भी किसी भी मुद्दे पर केस फाइल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि सरकार उनके खिलाफ है, कट्टरपंथी संगठन जो है दिन प्रतिदिन हावी होते चले जा रहे हैं, जमाते इस्लामी और इस तरीके के जो संगठन है उनकी सत्ता पे कब्जा होता चला जा रहा है। यहीं पर आलोक जी आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा मैं कि जो आप अभी बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ वो लोग संबंध बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है, बांग्लादेश के जो भारत के साथ संबंध रहे हैं, इस सब के बीच अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, कट्टरपंथियों के साथ संबंध बढ़ाता है तो ये बांग्लादेश के लिए कितना व्यवहारिक है, कितना लॉन्ग टर्म ये एक स्ट्रेटेजी है बांग्लादेश के लिए, क्या ये सफल होगी? देखिए, बांग्लादेश के लिए सफल होगी कि नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जमाते इस्लामी जब 71 में स्वतंत्रता का युद्ध हुआ तब भी वो पाकिस्तान के पक्ष में थी। तो आज भी बांग्लादेश के अंदर एक संख्या है ऐसे लोगों की जो आज भी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब ये सफल होगा बांग्लादेश के हिसाब से तो आर्थिक रूप से तो उनके लिए डिजास्टर्स होगा ही होगा। अगर आप देख लें 71 के बाद बांग्लादेश ने जो आर्थिक रूप से प्रगति की उसमें एक बड़ा योगदान शेख हसीना की हुकूमत का था। जब उसने बांग्लादेश ने काफी आर्थिक रूप से और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों में काफी प्रगति की। लेकिन अब अगर कोई वैचारिक मुद्दों से या किसी अन्य कारण से पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हो या पाकिस्तान का समर्थक बनना चाहता हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? पर्दे के पीछे चीन की भूमिका किस तरह से देखते हैं आप वहां पर? देखिए, ऐसा है कि हकीकत यह है कि जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो अगर सबसे ज्यादा नुकसान भारत का हुआ तो दूसरे नंबर पर नुकसान चीन का हुआ। सबसे ज्यादा जो इसमें योगदान था वो पाकिस्तान और अमेरिका का था, बाकी चीन का। चीन ने हालांकि अपने संबंध जो है अंतरिम प्रशासन से जल्द ही सुधारने की कोशिश की है। चीन की जिस तरीके की नीति रही है उसको किसी के हिंसा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीन का जो संबंध है वो अंतरिम प्रशासन से बेहतर हो गए हैं। हालांकि चीन को शेख हसीना की सरकार के जाने से भी काफी नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है। मुझे नहीं लगता कि अभी चीन इस स्थिति में है कि अंतरिम प्रशासन को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन पाकिस्तान समर्थक एलिमेंट्स जो हैं आज बांग्लादेश में काफी एक्टिव हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनसे भी ज्यादा जो पश्चिम समर्थक लोग हैं, जो पश्चिमी राजनयिक हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। शायद एक अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो ये नहीं देख रहे कि इस प्रक्रिया से कट्टरपंथी शक्तियां जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही हैं। अमेरिका में जब जनवरी में वहां पर प्रशासन बदलेगा, कुछ फर्क दिखेगा इसमें? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर फर्क दिख सकता है। और इसी कारण जो लोग सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं वो लोग काफी चिंतित हैं इस अमेरिकी चुनाव के नतीजे से। उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वक्तव्य भी दिया अल्पसंख्यकों के पक्ष में, उससे वो थोड़ा कुछ घबराए हुए हैं। जो कट्टरपंथी शक्तियां उससे पहले काफी उत्साहित थी कि वो पूरी तरह से कब्जा कर लेंगी हुकूमत पे, वो थोड़ा घबराई हुई हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये समय है कि हमें बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि कट्टरपंथी शक्तियों को रेन इन किया जाए। नहीं तो एक बार ये भारत कैसे दबाव बना सकता है? देखिए, भारत बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। अगर आप चाहें, हम तो अभी जो अवामी लीग के लोग जो बेचारे भाग के आ रहे हैं, हम उनको शायद से वीसा भी नहीं दे रहे। तो अगर हम चाहें तो हम उनको समर्थन देना शुरू कर सकते हैं। और आज भी जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश के अंदर 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो आज भी अवामी लीग के समर्थक हैं। और ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तो हमें अंतरिम प्रशासन पर दबाव बनाना ही चाहिए कि कट्टरपंथी शक्तियों को सत्ता से बाहर करा जाए। ठीक है आलोक जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इन दोनों विषयों पे आपने
तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी और अपना विश्लेषण भी हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं